नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। वैसे तो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी आते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। इन पॉइंट्स को हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तो अपने को इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से समझ में आ जाएंगे, तो हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को आसानी से हल कर सकेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे पहली विशेषता, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है। इस मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सवाल आ जाए अपने को पूछ ले कि मूल संविधान में कितने भाग थे या कितने अनुच्छेद थे, तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें 22 की जगह 25 भाग हो गए और 465 अनुच्छेद है। अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची है वर्तमान में। ये भी अपने को ध्यान रखना है। वर्तमान में पूछे तो 25 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, और मूल संविधान में पूछे तो अपने को ये जवाब देना। ठीक है। अगला पॉइंट है, विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब है कि भारत का संविधान कई देशों के संविधान के अवलोकन के बाद लिखा गया। ऑलमोस्ट 60 देश, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और उसके बाद भारत का संविधान बनाया गया। तो कई सारे देशों से कई प्रकार के प्रावधान लिए गए। ये हम आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है, कठोर एवं लचीला। इसे हम कठोर एवं लचीला, अनम्य या नम्य भी कहते हैं। अनम्य या नम्य, ये दोनों विशेषताएं भारत के संविधान में मौजूद है। कठोर का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसमें संविधान संशोधन करना आसान नहीं होता है। कई प्रकार के विशेष प्रावधान होते हैं संविधान संशोधन के, उन्हीं के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लचीला संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें आसानी से संविधान संशोधन किया जा सकता है। कोई विशेष उपबंध नहीं होते संविधान संशोधन के, तो लचीला ये हो जाता है। इन्हीं का अन्य नाम है नम्य और अनम्य। कठोर का मतलब अनम्य और लचीला का मतलब होता है नम्य। तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड भी दे देते हैं, तो हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है, एकात्मक और संघीय। एकात्मक और संघीय बहुत ही कंफ्यूजन वाले शब्द है, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें स्टूडेंट। एकात्मक का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सारी शक्तियां केंद्र के पास हो, अर्थात एक ही सरकार हो, और मोस्टली वो केंद्र सरकार ही होती है। सारी शक्तियां केंद्र के पास ही होती है, और एक एकल नागरिकता, एक ही संविधान, एकल नागरिकता, सारी शक्तियां केंद्र के पास, ये हो गया एकात्मक। अगर हम बात करें संघीय की, संघीय शासन, भारत में एकात्मक और संघीय दोनों का मिश्रण है। वैसे संघीय का मतलब होता है शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन। जैसे हमारे देश में केंद्र के पास केंद्र सरकार है, उनकी शक्ति अलग है। राज्यों के पास राज्य सरकार है, उनके पास भी अलग शक्तियां दी गई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में, हमारे भारत में एकल नागरिकता ही है, तो एकात्मक का उदाहरण हो गया। और शक्तियों का विभाजन के हिसाब से देखें तो संघीय व्यवस्था हो गई। ठीक है। तो ये दोनों भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत के संविधान की विशेषता निम्न में से है, एकात्मक, संघीय, एकात्मक व संघीय दोनों, न ही एकात्मक न ही संघीय,
तो हमारा उत्तर होगा एकात्मक व संघीय दोनों। ठीक है, अगला पॉइंट है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों का भी समन्वय मिलता है हमारे संविधान में। संसदीय संप्रभुता का मतलब है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके नया कानून बना सकती है, नया संविधान में संशोधन भी कर सकती है। इसी प्रकार न्यायिक सर्वोच्चता से हमारा तात्पर्य है कि के द्वारा बनाया गया कानून अगर सर्वोच्च न्यायालय की नज़रों में संवैधानिक नहीं है, संविधान की पालना नहीं करता है, तो उसे वो गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकता है, इलीगल भी घोषित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हो गई संसदीय संप्रभुता। संसद को भी अपनी पावर है और सर्वोच्च न्यायालय को भी अपनी पावर है। ठीक है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, हमारे संविधान की विशेषता ये है कि हमारे जो भारत की शासन व्यवस्था है वो तो मोस्टली संघीय है, एकात्मक के साथ संघीय भी है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों का ही समन्वय है। लेकिन जो न्याय प्रणाली है, न्याय प्रणाली संघीय नहीं है, एकीकृत है, क्योंकि इसकी सर्वोच्च शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा उनके अधीनस्थ न्यायालयों को ये मानना पड़ेगा। स्वतंत्र न्यायपालिका से मतलब है कि न्यायपालिका सरकार से अलग है। सरकार जो भी डिसीजन देती है, अगर न्यायपालिका को सही नहीं लगे, न्यायोचित नहीं लगे, तो वो उसे गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकती है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला है मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद कई बार पूछ लिया जाता है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार के नियम है, कानून कायदे, या हम कह सकते हैं कि राज्य या देश के कर्तव्य है कि वो लागू अपने जनता पर लागू करे या नहीं करे, ये उन पे डिपेंड है। कर्तव्य है कि जैसे कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, या नागरिक अपने कर्तव्यों का किस प्रकार पालन करें, तो नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा गया होता है। अगला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी बन सकता है। सवाल ये बन सकता है कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो कई बार हम 10 करके आ जाते हैं, कई बार 11 कर देते हैं। लेकिन भारत के मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, इनको बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 मौलिक कर्तव्य, ये हमें ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े, 10। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित है, हम सब जानते हैं। 11वां, तो कुल मिला के 11 मूल कर्तव्य जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। ये भी हमें ध्यान रखना है। संविधान के भाग 4 में 4 क में वैसे बाद में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य, अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब कह सकते हैं हम कि संविधान में ये लिखा गया है कि भारत का कोई धर्म नहीं है और सरकार के तरफ से सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को बराबर समर्थन प्राप्त है। कोई धर्म ऊंचा या नीचा नहीं है। तो ये इसे हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये भी एक भारतीय संविधान की विशेषता है। अगला है सार्वभौमिक
सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार से हमारा तात्पर्य ये है कि जो भी भारत के नागरिक है 18 साल से ऊपर के, सबको मतदान करने का अधिकार है। कोई भी जाति धर्म, कोई भी आयु वर्ग का, कोई भी संप्रदाय से बिलोंग करता हो, सभी को मतदान करने का बराबर अधिकार है। तो ये पहले 21 वर्ष था मतदान की आयु, बाद में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में इसको संशोधित करके 21 से 18 कर दिया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मतदान की आयु 21 से 18 कब कर दी गई थी, कौन से संविधान संशोधन में की थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा एकल नागरिकता। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एकात्मक शासन में एकल नागरिकता होती है। हमारे इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी नागरिक भारत का नागरिक कहलाएगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं कहलाता वैसे। तो यहाँ पे एकल नागरिकता का मतलब है भारत का नागरिक। ठीक है। अगला है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय ये ऐसी संस्थाएं होती है जो कि सरकार से अलग होती है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। जैसे हम कह सकते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, सीएजी, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं होता है कि सरकार की मर्जी से ये काम करे, क्योंकि इनका काम करना स्वतंत्र होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि चुनाव करवाने तो सरकार का हाथ होगा, तो फिर चुनाव में उन्हीं की जीत होने की संभावना रहेगी जो सरकार में है, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी। ठीक है। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सीजीए, इस प्रकार की स्वतंत्र निकाय, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। अगला है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान का क्या मतलब है? यहाँ पे आपातकालीन प्रावधान रखने का उद्देश्य क्या है? तो इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि देश की एकता, अखंडता, या कह सकते हैं कि उसकी संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए आपातकालीन प्रावधान की गए थे। जैसे कोई बाह्य आक्रमण हो गया या देश में अशांति फैल गई, तो उन सब से निपटने के लिए ये प्रावधान लागू किए जाते हैं। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं, आप सब जानते ही होंगे। एक है राष्ट्रपति शासन, एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन या राज्यों में आपातकाल, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, 52, 56, 60। तो अनुच्छेद भी हम साथ में याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है त्रिस्तरीय सरकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान की बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं कह सकते हैं, बहुत ही बड़ी विशेषता कह सकते हैं त्रिस्तरीय सरकार। क्यों? क्योंकि त्रिस्तरीय सरकार का फॉर्मूला दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। सिर्फ भारत ही अकेला ऐसा देश है जहाँ पर 3 स्तर की सरकार मौजूद है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और पंचायत स्तर। ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार में वर्ष 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। तो वहाँ पे पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अगला है सरकार का संसदीय रूप। संसदीय रूप से हमारा मतलब है कि कार्यपालिका और जो हमारी व्यवस्थापिका होती है उनमें समन्वय बढ़ाना। और संसदीय रूप में जो इसका मुखिया होता है, हेड होता है, वो राष्ट्रपति होता है।
मुखिया तो इसका राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का यूज करता है वो सारी हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। तो मेनली जो वास्तविक रूप से जो सरकार चलाता है वो हमेशा मंत्रिपरिषद ही होता है। ठीक है, ये थी हमारे संविधान की विशेषताएं। एक बार थोड़ा इसको रिवाइज भी कर लेते हैं, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहला, सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। मूल संविधान में प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर। विभिन्न स्रोतों से भी बहुत से देशों से अवलोकन करके लिया गया है भारत का संविधान, तो अपने को पता ही है। जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीजें अन्य देशों से ली गई है। कठोर और लचीला संविधान आपको पता ही है, जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। लचीला संविधान या नम्य संविधान कहते हैं, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। बहुत क्या कहें, हम कह सकते हैं कि विशेष बहुमत के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उसके अनुसार जो संविधान में संशोधन होते हैं, ये कठोर या अनम्य कह सकते हैं। भारत में दोनों प्रकार की वैसे विशेषताएं मौजूद है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, कठोर है, लचीली है, कठोर लचीली दोनों है। एकात्मक और संघीय, ठीक है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, बताइए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, 21 से 18 कब किया था? 61वें संविधान संशोधन 1989, ये भी हमारे को याद रखना है। अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत का ही नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है। राष्ट्रीय नागरिकता। स्वतंत्र निकाय, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी या सीएजी, इस प्रकार के। आपातकालीन प्रावधान, 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अनुच्छेद 52, 56 और 60। 352, 356 और 360। त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार, दुनिया का एकमात्र देश भारत जिसमें त्रिस्तरीय सरकार चलती है, जिसमें पंचायतें और नगर पालिका, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन में उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। लास्ट है सरकार का संसदीय रूप। सरकार संसदीय रूप में चलती है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जो समन्वय होता है, संसदीय रूप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।